हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो आज हम समझेंगे अग्निपथ स्कीम को और साथ में कोशिश करेंगे जो अग्निपथ स्कीम को लेकर लोगों की गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने की। तो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे अग्निवीर के तौर पर और 4 साल के लिए वो सर्व कर सकेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस को। उसके बाद क्या होगा कि आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एनरोल कर सके परमानेंट कार्डर के लिए, जिसमें जो टोटल अग्निवीर के सिलेक्शन हुए होंगे उसमें से 25% अग्निवीर जो हैं वो परमानेंट कार्डर के लिए सेलेक्ट होंगे बेस्ड ऑन देयर मेरिट, और जो भी इनका इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके अंतर्गत। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, शुरुआत में एज लिमिट 17.5 से 21 साल थी, यानी कि 17.5 से 21 ईयर्स थी। अब इसको बढ़ाकर 23 ईयर्स कर दिया गया है पहली बार के लिए। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो 4 साल का आपका सर्विंग पीरियड होगा उसमें आपका ट्रेनिंग और हॉलीडेज इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल पैकेज कैसा होगा? पहले साल आपको मिलेगा 4.76 लाख और ये बढ़ते बढ़ते चौथे साल तक 6.92 लाख हो जाएगा। फिर अगर आप परमानेंट कार्डर के लिए अप्लाई नहीं करते हैं या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको सेवा निधि के तौर पर 11.71 लाख या फिर 11.71 लाख जो हैं आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, वो भी टैक्स फ्री। तो इस 4 साल की सर्विस के दौरान अगर आपकी जान चली जाती है तो करीबन 1 करोड़ रुपए जो हैं वो आपकी फैमिली को दिए जाएंगे, प्लस आपकी जितनी बची सर्विस है उसकी मंथली बेस्ड सैलरी दी जाएगी। और अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी पर बेस्ड होकर आपको पैसे दिए जाएंगे। 100% पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख और 50% पर 15 लाख। और उसके बाद आपको प्रायोरिटी दी जाएगी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस की जॉब में। साथ ही साथ जो आपने स्किल गेन करी है उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और अगर आप उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं तो उसमें आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो ये मोटा मोटी पूरी स्कीम है। और अब इसमें लोगों की गलत फहमियाँ क्या है ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि कुछ भर्तियाँ निकलती थी, उसके हिसाब से रैली होती थी, वहाँ पर लोगों के सिलेक्शन होते थे और एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद लोगों को लगता था कि हमारी लाइफ सेट हो गई है और जो पैसा है और बेनिफिट्स हैं वो सफिशिएंट है हमारी फैमिली को देखने के लिए और हमारी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए। तो ये बात हम यहाँ पर बता दें कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम लोग कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान को रिस्क पर डालते हुए कंट्री को डिफेंड भी करना चाहते हैं। तो खाली जो आर्म फोर्सेस को सर्व कर रहे हैं वही देशभक्त हैं, ऐसा नहीं होता है। वो लकी है कि उनको ये मौका मिल पा रहा है। कई लोग ये करना चाहते हैं पर उनको मौका नहीं मिला। तो ये सोचना गलत है कि खाली देशभक्ति के लिए लोग फौज में जाते हैं। फौज में लोग दूसरे बेनिफिट्स के लिए भी जाते हैं, जिसमें जॉब सिक्योरिटी है, साथ ही साथ जो फैसिलिटीज़ फौज प्रोवाइड कराती है फैमिली के लिए और इंडिविजुअल के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये फैसिलिटीज़ जो है वो ज़रूरी भी है अगर हम कंसिडर करके चले जो रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो परेशानी यहाँ पर यह है कि जो जॉब सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसको हटा दिया गया है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें इनसिक्योरिटी आ गई है कि 4 साल बाद हम सर्व करने के बाद क्या करेंगे। तो परेशानी यहाँ पर यह है कि स्कीम तो लागू कर दी गई पर उसको ढंग से समझा नहीं पाए। तो ये जो जॉब सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से हटा नहीं है। तो आप 4 साल सर्व करते हुए परमानेंट कार्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन 25% में आ सकते हैं जो कि परमानेंटली सर्व करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि पहले ये सिंगल स्टेप प्रोसेस था, इसको अब 2 स्टेप कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर नंबर की भर्तियां आती थी, उसके हिसाब से रैलियां होती थी और सिलेक्शन होते थे, बाकी बच्चे जो हैं वो छट के निकल जाते थे। अब यहाँ पर भर्तियां ज़्यादा होंगी, बच्चे ज़्यादा भर्ती होंगे और ये प्रोसेस जो है छटने वाला ये बाद में होगा। लेकिन फिर भी अगर आप पहले स्टेप को क्रॉस कर जा रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, जिनको हमने शुरुआत में डिस्कस किया। तो अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपको लगता है कि आप ऑफिसर बन सकते हैं तो उसके लिए प्रोसेस पहले जैसे ही हैं। आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स जो हैं वो दे सकते हैं और उनके सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आप सिलेक्ट हो सकते हैं। या फिर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने में एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं पर फिजिकली फिट हैं और आर्म फोर्सेस में एज अ सोल्जर सर्व करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है ये हम आपको समझाते हैं। तो अब हम आगे जो बात करेंगे वो आपके एक सीनियर के तौर पर बात करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो स्कूल में हमें ऐसा लगता है कि जब हम बीटेक करके पास आउट होंगे
तो हमें 50 या 60 हज़ार रुपए की सैलरी मिल जाएगी और ज़िंदगी जो है वो बढ़िया कटेगी। तो आजकल शार्प बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, पर ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एवरेज और बिलो एवरेज की है। इसके पीछे रीज़न जो है वो किसी के माइंड शार्प होने या नहीं होने का नहीं है, ये इंटरेस्ट की बात होती है। हर किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं होता है और वो लोग दूसरी फील्ड में एक्सेल करते हैं या फिर कुछ और पढ़ते हैं, और इस कैटेगरी में हम भी आते हैं। स्कूल टाइम से ही हमारा डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो जो हमारे कोर्सेज होते थे उससे ज़्यादा पढ़ाई हमारी यहाँ पर होती थी, जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो फिजिक्स छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में एवरेज या बिलो एवरेज आते थे, और ओवरऑल हम एक एवरेज स्टूडेंट थे, जैसा कि ज़्यादातर बच्चे होते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके टॉप टियर के कॉलेज में एडमिशन लेना एक बड़ी बात होती है और काफ़ी कम बच्चे ही हो पाते हैं। ज़्यादातर एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे जो हैं वो थर्ड टियर कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद वहाँ से प्लेसमेंट लेते हैं, और यहाँ की जो प्लेसमेंट होती है वो आपकी पढ़ाई से बिल्कुल अलग होती है। आपने इंजीनियरिंग कर रखी है इसका कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम मार्केटिंग की जॉब मिलेगी जहाँ पर 15 से 20 हज़ार से आपकी शुरुआत होगी, और ये तब जब आप लाखों रुपए पढ़ाई में फूंक चुके होंगे। फिर उसके बाद अगर आप जॉब सिक्योरिटी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करेंगे तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी बिल्कुल उलट होगी आपकी ग्रेजुएशन से, अगर आपने किसी टियर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है। और ये मैक्सिमम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की कहानी है इस कंट्री में, जो कि सबसे अच्छी फील्ड्स में से एक है ग्रेजुएशन के लिए। तो इनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो अपने मिड 20s तक अपनी पहली सैलरी नहीं देख पाते हैं, और जो आपकी बीटेक की डिग्री होगी वो आपको ऑलमोस्ट वर्थलेस लगेगी। तो ये जो कन्फ्यूजन और इनसिक्योरिटीज़ हैं ये ग्रेजुएशन के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो गलत फहमियाँ हैं बच्चों के बीच में कि 12th पास करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, 50-60 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाएगी, रियलिटी इसके बिल्कुल उलट होती है। तो मैक्सिमम बच्चे जो सोल्जर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इन्हीं एवरेज और बिलो एवरेज में से आते हैं, जो कि जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं अर्ली एज में, और उन्हें ऐसा लगता है कि 4 साल यहाँ पर सर्व करने के बाद हमारा क्या होगा। तो 4 साल जब आप यहाँ पर सर्व करेंगे तो आपका खुद का खर्चा ऑलमोस्ट जीरो होगा, क्योंकि आपको फौज पालेगी। खाना से लेकर यूनिफॉर्म तक आपको फौज देगी। तो जितनी आपको सैलरी मिलेगी आप चाहे तो पूरी की पूरी सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको बड़े आराम से निभा सकते हैं। और ये पैसे इतने कम भी नहीं है। शुरुआत में आपको जितने पैसे मिल जाएंगे उतने पैसे मैक्सिमम टियर 3 कॉलेज से पास आउट बीटेक ग्रेजुएट ने अपनी पहली प्लेसमेंट में नहीं देखे होते हैं। और जिस उम्र में आप ये पैसे कमा रहे होगे उस उम्र में टियर 3 कॉलेज से बीटेक करने वाला इंडिविजुअल ये पैसे लगा रहा होगा। तो 4 साल में ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीस आप कमा लेंगे, प्लस निकलते हुए आपको ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए मिलेंगे। तो टोटल जो आपकी कमाई होगी इन 4 साल में वो 30 लाख को क्रॉस करेगी। और इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको तो फौज पाल रही होगी, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आपका सिलेक्शन जो है वो 17.5 साल की उम्र में होता है तो 21 साल की उम्र तक आप 30 लाख रुपए कमा चुके होंगे। और अगर आप अपना खर्चा जो है वो 20 लाख भी मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि आपने अपनी सैलरी में से कुछ नहीं बचाया, तब भी आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए होंगे सेवानिधि के तौर पर। और एक बीटेक ग्रेजुएट जो है, जो कि 17 साल की उम्र में बीटेक करने गया है, जो कि किसी थर्ड टियर कॉलेज से बीटेक कर रहा है, वो उस टाइम पे लाखों रुपए लगा चुका होगा, और जीरो से शुरुआत करेगा, वो भी तब जब आपके अकाउंट में मिनिमम 11 लाख रुपए होंगे। प्लस आपके पास बेनिफिट होंगे प्रायोरिटी सिलेक्शन के CAPF में, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, चाहे BSF हो, CRPF हो। उसके बाद स्टेट पुलिस फोर्सेज में आपके पास बेनिफिट्स होंगे, प्रायोरिटी सिलेक्शन वहाँ भी आपको मिलेगा। प्लस ग्रेजुएशन के लिए भी आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो बेनिफिशियल होगा। प्लस अपनी ग्रेजुएशन में आप खुद का पैसा लगाने लायक हो जाएंगे, पेरेंट्स का नहीं लगाएंगे। बाकी अगर आप में इतना ही जुनून है और इतनी ही कैपेबिलिटी है तो आप उस 25% परमानेंट कार्डर में सेलेक्ट होंगे और परमानेंटली आर्म फोर्सेस को सर्व कर सकेंगे। तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। हम अपनी मिड 20s को क्रॉस कर चुके हैं, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, अर्निंग भी ठीक है, पर जितना पैसा मिनिमम, यहाँ पर हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, आप अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत 21 साल की उम्र में अपने अकाउंट में देखेंगे निकलने के बाद, उतने पैसे का आधा भी हमने अपने अकाउंट में नहीं देखा है। और यहाँ पर हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पैसा कमाना और सेव करना इतना आसान नहीं होता है। तो जितना एक्सपीरियंस लाइफ का अभी हमारे पास है, इसको लेकर अगर हम पास्ट में जा सकते तो हमें अग्निपथ स्कीम के बेनिफिट नज़र आते, और यही हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। आई होप चीज़ें यहाँ पर आपके लिए क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।